जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। रेडियो जाइए आज हम 72वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेट अब करने वाले हैं, जो कि आपका दृष्टि आईएएस का जो 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज हो रहा है उसका हम लोग देखेंगे। टेस्ट नंबर आज आपका 19 होने वाला है। फुल मार्क्स आपका 150 नंबर का होने वाला है। आपका पार्ट 1 अब पार्ट 2 के थ्रू आपका होने वाला है। आज आपका 1 से लेकर 75 नंबर प्रश्न यानी पार्ट 1 आपका कंप्लीट करा जाएगा विथ व्याख्या के साथ में। पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। थोड़ा सा वीडियो को स्पीड बढ़ा लीजिएगा, 1.25x पे देखिएगा। इसको स्पीड बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं सीधा प्रश्न नंबर 1 की ओर। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं हम लोग। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो आप लोगों से प्लीज़ हाथ जोड़कर निवेदन करें कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 1 नंबर प्रश्न आपका क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पैमाना पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है, बताना कि कौन सा कथन आपका सही है। किसके बारे में? पैमाना पोर्टल के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है, बताइए। देखिए कथन 1 में आपका है इसे केंद्रीय अवसंरचना परियोजनाओं के प्रगति की निगरानी हेतु सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। क्या अभी कथन 1 आपका सही है? बोलिए, क्या कथन आपका 1 सही है? तो कथन 1 आपका जो है बिल्कुल सही है। कथन 2 में यह पोर्टल केवल उन्हीं अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी करता है जिनका संशोधित लागत अनुमान 1000 करोड़ से अधिक है। क्या कथन 2 आपका सही है? तो बोलिएगा कथन 2 आपका बिल्कुल गलत है। ध्यान में रखिए, कथन 2 को क्या है, बिल्कुल गलत है, ध्यान में रखिएगा। देखिए अगर 2 का हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए, यह पोर्टल केवल 1000 करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की निगरानी नहीं करता है, बल्कि 150 करोड़ एवं उससे अधिक अनुमानित लागत वाली केंद्रीय अवसंरचना परियोजनाओं के ट्रैक करता है। ध्यान में रखिएगा। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, केवल 1 आपका इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। अगर हमसे कहीं मिस्टेक हो जाएगा भैया तो प्लीज़ आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। बताइए, हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए नामांकित जिंगकियोंग जरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर उससे कौन सा कथन आपका सही है? क्या है? जिंगकियांग जरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? ध्यान में रखिएगा। देखिए कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 में है ये व्हीलिंग रूट ब्रिज है। इनका निर्माण खासी एवं जनजातियों द्वारा फिकस इलास्टिका वृक्ष से जुड़ों का उपयोग करके किया जाता है। क्या कथन 1 आपका सही है? तो ध्यान रखिए, कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में ये मुख्यतः लद्दाख एवं स्पीति के उच्च तुंगनता वाले शीत मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्या कथन 2 आपका सही है? तो कथन 2 आपका बिल्कुल सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। देखिए कथन 2 आपका बिल्कुल सही नहीं है। चलिए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। बताइए, हालिया द्विपक्षीय विकास के संदर्भ में भारत न्यूजीलैंड के संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, कौन सा कथन आपका सही किसके बारे में? हालिया द्विपक्षीय विकासों के संदर्भ में भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों के संदर्भ में आपको विचार करना है, बताना कि कौन सा कथन आपका सही है। तो कथन 1 में भारत और न्यूजीलैंड हाल ही में भारतीय निर्यात के लिए 100% शुल्क समाप्त करने हेतु मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी कथन 1 आपका क्या सही है? बोलिए, क्या कथन 1 आपका सही है? तो कथन 1 आपका जो है बिल्कुल सही है। कथन 2 में दोनों देशों ने जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों के आदान प्रदान के माध्यम से कार्बन तटस्थ कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया है। क्या कथन 2 सही है? तो कथन 2 भी आपको बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, हालिया द्विपक्षीय विकासों के संदर्भ में भारत न्यूजीलैंड के संबंधों के संदर्भ में दोनों कथन आपका सही है। दोनों कथन आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर, ऑप्शन नहीं देखना भैया, ऑप्शन क्या करिएगा, देखिए बताइएगा। 4 नंबर प्रश्न देखिए, बायोफेज 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन आपका सही है? बताइए, क्या है? बायोफेज 2026 के संदर्भ में बताइए कौन सा कथन आपका सही है? कथन 1 में आपका है बायोफेज जैविक खाद्य से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है। क्या कथन 1 आपका सही है? तो ध्यान रखिए भैया, कथन 1 तो आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में भारत को बायोफेज 2026 के कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।
ये भी आपका बिल्कुल सही है। वीडियो को 1.25x पे देखिएगा भैया, थोड़ा स्पीड अभी जस्ट बढ़ा लीजिए, ऊपर में देखिए आप कोना में होगा, उसको थोड़ा सा स्पीड तुरंत बढ़ाइए भैया। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों कथन आपका सही है। 15 नंबर प्रश्न बताइएगा, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रीस की स्थिति का सही वर्णन करता है? क्या कहता है? ग्रीस की स्थिति का सही वर्णन करता है। देखिए ऑप्शन ए में है ग्रीस काला सागर एवं कैस्पियन सागर के मध्य स्थित है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। बी में आपका है ग्रीस आयोनियन सागर एवं क्या है एजियन सागर के मध्य स्थित है। ये कथन आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से हम लोग को छाटना है आंसर को। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न बताइएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो को 1.25x पे बढ़ा लीजिएगा भैया, थोड़ा सा हम स्लो पढ़ाते हैं, इसके कारण आप लोग वीडियो का स्पीड बढ़ा लीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बताइए, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम द्वितीय के संदर्भ में विचार करना है। और कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना है। तो देखिए कथन एक में आपका इसका उद्देश्य भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के निकट स्थित गांवों की अवसंरचना में सुधार करना है। जो कि कथन एक आपका जो है सो क्या बताइए, सही है या फिर गलत है? आप लोग बताइए, इतना तो कम से कम बता दीजिए भैया। तो एक आपका सही नहीं है, ध्यान रखिएगा, गलत है। दो में आपका है कि यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे पूर्णतः केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। जो कथन दो आपका जो है सो बिल्कुल क्या है बताइए? कथन दो आपका बिल्कुल सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कथन दो आपका बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा, एक सेकंड भैया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे। देखिए कथन एक में जो ऐसे आपका है ये आपका सही नहीं, ये आपका गलत नहीं होगा, ये आपका सही हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा। देखिए इसका सही हम लोग सोल्यूशन देखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। सरकार ने 2 अप्रैल 2025 को वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम द्वितीय यानी VVP द्वितीय को एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में स्वीकृति दी है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा भैया, थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। 7 नंबर प्रश्न बताइएगा। वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस क्या है? वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? कौन सा कथन सही है? और उत्तर सही यहाँ के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपका चयन करना है। तो कथन एक में है यह सी फूड व्यापार और मत्स्य की साधारणता के लिए वैश्विक मंच हैं। जो ये क्या बोल रहा है? कथन एक आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो कथन एक आपको क्या बताइए जल्दी? कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन दो में यह पहली बार भारत में चेन्नई में आयोजित किया गया था। जो कथन दो भी आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और दो कथन आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। इसको याद करते जाइएगा भैया, इसमें सोल्यूशन बताने लायक देखिएगा कुछ है नहीं। देखिए निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, घटनाओं पर विचार करना है और सही क्रम में इसको सजाना है। देखिए पहला तो आपका हो जाएगा विश्व बैंक की स्थापना, ये आपको पहला हो जाएगा, ध्यान रखिए। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में ब्रिटेन बुडस समझौते के अंतर्गत हुई थी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र का गठन। तो संयुक्त राष्ट्र का गठन आपका कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ये आपको दूसरा हो जाएगा, लिख देते हैं 1945 में इनका स्थापना हुआ था। और विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो 1944 को हुआ था, ध्यान रखिए, लिख देते हैं। तो उसके बाद आपका हो जाएगा मानवाधिकार की सार्वभौम योजना का अंगीकरण, ये आपका हो जाएगा तीसरा, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना 1948 में किया गया था। कब किया गया था? 1948 में किया गया था। लास्ट में बच गया विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, ये जो है आपका लास्ट में ये आपका 4 नंबर पर हो जाएगा, ध्यान रखिए, ये आपका 4 नंबर पर हो जाएगा। इसका स्थापना कब हुआ था बताइए? ये विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है?
बताइए कोई कौन सा कथन सही है। देखिए कथन एक में आपका है, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा सुरक्षा परिषद दोनों प्रस्तावों द्वारा की गई थी। कथन एक तो आपका भैया बिल्कुल सही, इसमें कोई काट ही नहीं सकता। कथन दो में है, यह संघर्ष प्रभावित देशों पर प्रतिबंध लगाने के लिए जिम्मेदार हैं। तो ये कथन दो आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका देखिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के संदर्भ में कथन एक आपका बिल्कुल सही है। तो कथन यहाँ पे आप क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा भैया, क्वेश्चन दिमाग से नहीं जाना चाहिए। हम क्वेश्चन आगे बोल देंगे कि आगे बढ़िए, तो आप लोग क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिएगा। तो हॉर्मुज जलडमरू मध्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। किसके बारे में, हॉर्मुज जलडमरू मध्य के संबंध में। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक में आपका है, यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। कथन एक तो आपको भैया बिल्कुल सही है, कोई दो राय नहीं है। दो में है, यह ईरान और ओमान के बीच स्थित है, बिल्कुल सही है। अभी एक कारण तो लड़ाई हो रहा था भैया, तो इसलिए इसका सही उत्तर आपको कौन सा हो जाएगा। चलिए ऊपर बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और दो आपका दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न बताइएगा, हाल ही में समाचारों में काबुकी नाटक किस देश की पारंपरिक नाट्य रूप है। बताइए क्या बोल रहा है, हाल ही में समाचारों में काबुकी नाटक किस देश की पारंपरिक नाटक रूप है। किस देश की है, तो आपका ये जापान देश की है, ध्यान रखिएगा। देखिए परंपरागत जापानी रंगमंच कला काबुकी समाचारों में है, क्योंकि 8वें कुकीगोरो एक महत्वपूर्ण नाम परंपरा समारोह है। वह सम्मान दिया जा रहा है जो उनके 83 वर्षीय पिता 7वें कीकुगोरो ने उन्हें हस्ताक्षरित किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर वीडियो को 1.25x पे देखिएगा भैया, पहले बता दे रहे हैं, फिर बाद में बोलिए कि भैया आपको तो थोड़ा कम पढ़ने के लिए आता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वर्ड ये ऐसा जाता है भैया, थोड़ा सा स्लो होना पड़ जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला 12 नंबर प्रश्न बताइएगा कि मेघालय राजभाषा अध्यादेश 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। क्या मेघालय राजभाषा अध्यादेश 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताना है। देखिए कथन एक में आपका है, कथन एक में अध्यादेश माध्यम से अंग्रेजी के साथ साथ खासी और गारो को भी राज्य के आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है, जो कि कथन एक आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए। कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन दो में है, इसकी यह अधिसूचना से पूर्व मेघालय की एकमात्र औपचारिक भाषा अंग्रेजी थी, जो कि बिल्कुल आपका कथन सही है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका 12 का ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोल रहा था, क्वेश्चन क्या था जरा बताइए। तो मेघालय राजभाषा अध्यादेश 2026 के संदर्भ में दोनों कथन आपका बिल्कुल सही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइएगा भारत में चमगादड़ों की स्थिति 2024-25 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। किसके बाद, चमगादड़ के स्थिति के बारे में हम लोग को बताना है। देखिए कथन एक में है, यह भारत में चमगादड़ प्रजातियां का पहला व्यापक राष्ट्रीय स्तरीय मूल्यांकन है, जिसे नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन और वेट कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा रूप से किया जा रहा है, संयुक्त रूप से आपका किया जा रहा है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर कथन एक आपको जो है सो बिल्कुल क्या होता है, कथन एक आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। कथन दो में आपका है, यह रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल चमगादड़ प्रजातियों की विविधता के मामले में पश्चिमी घाट क्षेत्र सर्वाधिक है, चूँकि कथन दो आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान में रखिए। कथन दो आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 की ओर। बताइएगा भारत में डिजाइनर चावल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। बताइएगा भारत में डिजाइनर चावल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, ध्यान रखिए कौन सा कथन सही है। तो देखिए कथन एक में आपका है, यह एक उच्च प्रोटीन कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स अनाज है, जिसे CSIR राष्ट्रीय विषयक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित किया गया है, क्योंकि कथन एक आपका जो है सो बिल्कुल सही है। क्या, कथन एक आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए। कथन एक आपका बिल्कुल सही है। दो में आपका है, सामान्य
सतही फोर्टिफिकेशन के विपरीत यह तकनीकी में टूटे हुए चावल के उत्पाद को मूल घटकों में विभाजित करना और उन्हें पुनः अनाज के रूप में संयोजित करना शामिल है। ध्यान में रखिएगा, जो कथन 2 आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा, सॉरी बिल्कुल सही है। क्या है? कथन 2 आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए। तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा भैया, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे उपोत्पाद आपका पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ऐसा मुँह नहीं उलट रहा था। क्या पढ़ते हैं? अगला 15 नंबर प्रश्न बताइएगा, भारत का पहला उन्नत 3D चिप पैकेजिंग यूनिट की अगली पीढ़ी की कांच आधारित सबस्ट्रेट तकनीकी पर आधारित है और इसे हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्वीकृति मिली है। निम्नलिखित में से नगरों में से किस नगर में स्थापित किया जा रहा है? बताइए किस नगर में स्थापित किया जा रहा है? तो ये जो है सो आपका भुवनेश्वर में किया जा रहा है। ध्यान में रखिए, किस में किया जा रहा है? भुवनेश्वर में किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं डिफिनेशन से। देखिए, देश के अग्रणी 3D सेमीकंडक्टर ग्लास सबस्ट्रेट पैकेजिंग संयंत्र औपचारिक शिलान्यास समारोह अप्रैल 2026 में आयोजित किया जा रहा है। यह परियोजना इन्फो वैली भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। भुवनेश्वर और उड़ीसा में स्थित है, ध्यान में रखिए। यहाँ देखिए उड़ीसा पर नहीं दिया हुआ है, और उड़ीसा रहता तो आपको उड़ीसा भी हो जाता। उड़ीसा में स्थित है। देखिए, पारंपरिक सिलिकॉन तथा ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से हटकर यह परियोजना उन्नत 3D ग्लास सॉल्यूशंस प्रौद्योगिकी पर आधारित है। उच्च स्तर की प्रोसेसिंग आवश्यकताओं जैसे कि AI उपयोग 5G अवसंरचना डेटा केंद्र के लिए वर्टिकल स्टैकिंग सक्षम करती है। ध्यान में रखिएगा, इसमें लगभग कितना करोड़ रुपये लागत है? तो 1943 करोड़ रुपये के निवेश का प्रतिनिधित्व करती है। ध्यान में रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूरा सोल्यूशन अगर फिर से सुनना भी है तो 1 सेकंड के लिए वीडियो पीछे 5 सेकंड कर लीजिए और फिर से देख लीजिए। 16 नंबर प्रश्न देखिए, पीएम राहत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? ध्यान रखिए, तो देखिए ए में आपका है, यह योजना सड़क दुर्घटना पीड़ितों के गोल्डन आवर के दौरान त्वरित चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए एक कैशलेस आपातकालीन उपचार षड्यंत्र तंत्र प्रदान करती है। ध्यान में रखिए, जो कि कथन 1 आपका जो है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 2 में आपका है, ध्यान रखिए 1 सही है। 2 में आपका है, यह योजना प्रत्येक पीड़ित को दुर्घटना के तिथि से अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए 1.5 लाख की वित्तीय कवरेज प्रदान करती है, जो कि कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। रखिए, कथन 3 में आपका है, इस योजना के दायरा केवल राष्ट्रीय राजमार्गों तथा एक्सप्रेसवे पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं तक सीमित हैं। ध्यान रखिएगा, ये भी कथन आपका जो है बिल्कुल सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये भी आपका कथन सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर। तो वैश्विक व्यापार प्रणाली में समकालीन विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? बताइए, वैश्विक व्यापार प्रणाली में समकालीन विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो कथन 1 में है, फ्रेंड शोरिंग तथा नियर शोरिंग राजनीति का उदय जस्ट इन टाइम से जस्ट इन कैश आपूर्ति श्रृंखला ढांचे की ओर एक संरचनात्मक परिवर्तन को निरूपित करता है। क्या कथन 1 आपका सही बोलिएगा? तो बोलिएगा जी भैया, कथन 1 तो आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में है, देखिए, चाइना +1 राजनीति का उद्देश्य विनिर्माण को पूर्णतः वैकल्पिक लैटिन अमेरिकी अर्थव्यवस्थाओं तक सीमित करना था तथा दक्षिण पूर्व एशियाई लॉजिस्टिक्स को पूरी तरह समाप्त करना था, जो कि कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए, याद कीजिएगा, बहुत लंबा क्वेश्चन है भैया, याद करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। वीडियो थोड़ा सा रोक के उसको पढ़ लीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न है, भारत में समर्पित रासायनिक पार्कों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? भारत में समर्पित रासायनिक पार्कों के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है, आप लोग को बताना है। तो कथन 1 में है,
थोक रसायनों तथा पेट्रो रसायनों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु केंद्र सरकार ने एक केंद्रीय योजना के अंतर्गत इन विशिष्ट औद्योगिक समूहों की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की है। जो कि कथन एक आपका जो है सो बिल्कुल क्या है, तो सही है। कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में ये पार्क साझा हम संरचनात्मक सुविधा जैसे कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट उपलब्ध कराते हैं ताकि उत्पादन लागत एक पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके। जो कि कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए कथन 2 भी बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन आ रहा है, इसको पहले याद कर लीजिए बढ़िया से, क्योंकि ये सब लंबा क्वेश्चन आपको देख के लग रहा होगा कि सब क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन यही सब क्वेश्चन जो है सो आता है। बहुत हार्ड से शिफ्ट है ये वाला, ध्यान रखिएगा। दृष्टि आज तो बहुत ईजी जो क्वेश्चन करवाता, पता नहीं उसका क्या मूड फिर गया जो इतना हार्ड क्वेश्चन डाल दिया है। पैरा डिप्लोमेसी की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। ये इस सेट जो आदमी पूरा देख लिए हैं, समझ लीजिए कि भैया आप लगन से पढ़ाई करते हैं। बताइए क्या बोल रहा है, पैरा डिप्लोमेसी की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। बताइए कौन सा कथन सही है। तो कथन 1 में है, यह उन विदेश नीति संबंधी कार्यों तथा अंतर्राष्ट्रीय सहभागिताओं को संदर्भित करता है जो उपराष्ट्रीय क्षेत्रीय इकाइयों अथवा प्रांतीय सरकारों द्वारा संचालित की जाती है। जो कि कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 देखिए आपका क्या है, बताइएगा। भारतीय संविधान प्रत्येक राज्य को विदेशी राष्ट्रों के साथ केंद्र सरकार की स्वीकृति बिना अंतर्राष्ट्रीय संधियों करने की सामना कार्यकारी शक्तियाँ प्रदान करता है। जो कि कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है या फिर गलत है, जल्दी बताइए। कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो पैरा डिप्लोमेसी की अवधारणा के संदर्भ में कथन 1 आपका सिर्फ सही है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर प्रश्न, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। आप लोग अगर सेट लगा रहे होंगे भैया तो आप लोग आवाज़ को थोड़ा म्यूट कर लीजिए और सेट लगा लीजिएगा। इसका पीडीएफ अगर आप लोग को चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, बाकी आंसर यहाँ से आप लोग मिला लीजिएगा, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बताइए राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। उत्तर सही उत्तर को आपको चुनना है। बताइए कथन 1 में है, यह सूचकांक प्रमुख राज्यों का मूल्यांकन, व्यय की गुणवत्ता, राजस्व संग्रहण, वित्तीय अनुशासन के ऋण सूचकांक जैसे मानकों पर करता है। जो कि कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 1 आपका क्या है, बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। कथन 2 में है, यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI दूसरा वार्षिक संस्करण है। जो कि कथन 2 आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिए। कथन 2 आपका बिल्कुल गलत है, तो इसलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल 1 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। किसके बारे में, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि CAPF विधेयक 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है, ध्यान रखिए। तो कथन 1 में आपका क्या बोल रहा है, यह सभी अधिसूचित केंद्रीय सशस्त्र बलों में भर्ती तथा अंतर्बल स्थानांतरण के विनियम करने हेतु एक समान संस्थागत तंत्र स्थापित करने का प्रयास करता है। जो कि कथन 1 आप लोग बोलिएगा बिल्कुल सही है भैया। कथन 2 में बोलिएगा, विधेयक में विशेष रूप से भारतीय पुलिस सेवा IPS के अधिकारियों को CAPF के पदों पर प्रतिनियुक्ति प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। जो कि कथन 2 आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान में रखिए। कथन 2 आपका बिल्कुल सही है, गलत नहीं भैया, धोखा खा गए ना आप लोग। कथन 3 भी देखिए इसमें है, ध्यान में रखिएगा। देखिए कथन 2 तो अभी सही है, किसके बारे में, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक 2026 के बारे में कथन 2 ही आपका सही है। कथन 3 देखिए ऊपर में भी होगा अभी। तो कथन 3 में देखिए, यह राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG तथा असम राइफल्स के प्रशासनिक नियंत्रण को एक एकीकृत अधिकरण के अधीन लाता है। जो कि कथन 3 जो है सो आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। कथन 3 आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, तो 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर
एक सेकंड रुकिएगा, ऑप्शन नहीं देखना हम लोग को। 22 नंबर प्रश्न बताइएगा, विकास भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, तो कथन एक में आपका है, ध्यान रखिएगा, कथन एक में है, यह अधिनियम राज्यों को बुआई और कटाई चरम मौसम के दौरान 90 दिनों तक काम बंद रहने की सूचना देने में सक्षम बनाता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 2 में आपका है, इस अधिनियम के तहत ग्रामीण रोजगार गारंटी को प्रति 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन दिया गया है, जो कि कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। कथन 3 में है, इस अधिनियम में पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त बाकी सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में वित्त पोषित का प्रावधान किया गया है, जो कि कथन 3 भी आपका बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन को बढ़िया से पहले आप लोग याद कीजिए, पहले पढ़ लीजिए यहाँ पे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा भैया, आपसे बहुत निवेदन करें, बहुत मेहनत लगता है बनाने में भैया। आप लोग को लगता होगा कि डेली 2 सेट डालना बहुत मुश्किल हो जाता है, 3 सेट डेली डालना एकदम। अगला 23 नंबर प्रश्न बताइएगा, देखिए वंदे मातरम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। वंदे मातरम के संदर्भ में, ध्यान रखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, देशभक्ति का आ गया है। बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो कथन एक में वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी और यह पहली बार बंग दर्शन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। क्या कथन एक आपका सही है, तो बोलिएगा बिल्कुल आपका सही है, इसमें कोई काट ही नहीं सकता है, क्योंकि वंदे मातरम का रचना आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ही किए थे। देखिए 2 में आपका है, वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया था। ये भी बिल्कुल आपका सही है, कोई काट ही नहीं सकता, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर, सही उत्तर का जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों कथन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न नंबर, चलिए 24 नंबर प्रश्न बताइएगा, देखिए अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। सिर्फ सही कथन ही तो बताना है भैया, क्वेश्चन देखिए और सही कथन को चुनिए, बस कथने वाला तो है ही है, सिर्फ वीडियो आता है। तो देखिए ऑप्शन ए में है, यदि भारत और मलेशिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, किसके बारे में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2025 के संदर्भ में, ध्यान रखिएगा। तो कथन एक जो है सो आपका बिल्कुल सही है, भारत और मलेशिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 2 में, इस अभ्यास का 5वां संस्करण दिसंबर 2025 में उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही नहीं है। देखिए अभ्यास हरिमऊ शक्ति का 5वां संस्करण 5 दिसंबर 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ था। ध्यान में रखिएगा, राजस्थान में हुआ था, ना कि आपका उत्तराखंड में। तो इसलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बचाइएगा, इसरो LVM-3M6 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कौन सा कथन सही है, यहाँ पे भी ध्यान दीजिए कौन सा कथन सही है। नीचे देखिए कूट का उत्तर, सही उत्तर को आपको चुनना है। देखिए इसरो के बारे में देखिए क्या बोल रहा है, इस मिशन के तहत लॉन्च किया गया ब्लू वर्ल्ड 6 उपग्रह LVM-3 द्वारा निचली पृथ्वी कक्षा में रखा गया अब तक सबसे भारी पेलोड है, जो कि कथन एक आपका बिल्कुल सही है। क्या है, कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में है, यह मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और एक यूरोपीय निजी कंपनी के बीच एक वाणिज्यिक समझौते के तहत किया गया था, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 के देखिए, अभी एगो 1 लाइनर क्वेश्चन आया जब से, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक GEO का कौन सा संस्करण दिवस 2025 में जारी किया गया था। बताइए, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक का कौन सा संस्करण दिसंबर 2025 में जारी किया गया था। तो दिसंबर 2025 में जारी किया गया था जो आपका GEO 7 था। कौन था द ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक 7 था, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग सोल्यूशन से जानते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के नैरोबी में आयोजित UNEP
का 7वें सत्र के दौरान ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक 2025 GEO7 का 7वां संस्करण जारी किया, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 27 की ओर। तो भारत के एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 में प्रदर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा? देखिए ए में आपके किसके बारे में, क्वेश्चन पे ध्यान रखे थे या क्वेश्चन भूल गए थे आप लोग? क्वेश्चन क्या था? भारत के एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 के प्रदर्शन, ध्यान में रखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, प्रदर्शन के संदर्भ में। तो भारत ने इन खेलों में कुल 102 पदकों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, जो कि कथन एक आपका बिल्कुल क्या है बताइए, बिल्कुल सही है। कथन 2 में है एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 का आयोजन अबू धाबी संयुक्त राज्य अमीरात में हुआ था, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 का आयोजन दुबई संयुक्त राज्य अमीरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? दुबई में हुआ था, संयुक्त राज्य अमीरात में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल ए का कथन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है प्रश्न नंबर 28 की ओर। तो हाल ही में भौगोलिक दर्शन प्रमाणन GI टैग प्राप्त करने वाली पोंडुरु खादी पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन था भैया। रिजल्ट मेरा नहीं होता है भैया, लेकिन नॉलेज तो पूरा है, किताबी नॉलेज में तो खैर उसमें कमी नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ASPIRE योजना को कार्यान्वयन करता है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ASPIRE योजना को कार्यान्वयन करता है? एस्पायरी, हम भी थोड़ा सा इसको हिजे लगा लेते हैं ताकि थोड़ा सा बढ़िया से समझ में आ जाए। क्या ASPIRE योजना को कार्यान्वयन करता है? तो कौन कौन करता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये आपका एक में है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ये आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिए। बाकी आपका ये नीति आयोग, भारत के लघु विकास बैंक, ये लोग आपका गलत है, ध्यान रखिए। तो इसलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल एक आपका बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सुमेलित करना है, कौन सा सही सुमेलित है ये आप लोग को बताना है। देखिए एक में है अभ्यास भारत और नेपाल, अभ्यास सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में क्या होता है, बताइए क्या ये सही है? चलिए बताइए क्या ये आपका सही है? बिल्कुल आपका सही है। बी में वह अभ्यास एक्वेरियन भारत और मालदीव, क्या बिल्कुल सही है? तो बिल्कुल आपका ये भी सही है। अभ्यास देखिए गुरुदास शक्ति भारत और थाईलैंड, बिल्कुल आपका गलत है, इसका भी सही उत्तर हम बताएंगे। अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और संयुक्त राज्य अमीरात, बिल्कुल आपका सही है। देखिए तीन जो आपका गलत है, ध्यान रखिए, तीन आपका जो गलत है उसके बारे में आप लोग बताइए, उसके बारे में आप लोग बताइए। देखिए भारत और इंडोनेशिया हो जाएगा, यहाँ पे इंडोनेशिया लगा दीजिएगा, इंडोनेशिया INDENOSIA इंडोनेशिया, ध्यान में रखिएगा कि अभ्यास गरुड़ शक्ति आपका कहाँ जाएगा, भारत और इंडोनेशिया के बीच में आपका किया जाता है, ध्यान रखिए। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 31 की ओर। बताइएगा बिहार में ढाका नहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बिहार में ढाका नहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक में यह एक प्रमुख सिंचाई नहर प्रणाली जो लाल बिकैया नदी से निकलती है, बिल्कुल सही है। दो में यह नहर प्रणाली मुख्यतः पूर्वी चंपारण जिले की कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर। इससे छोटा छोटा क्वेश्चन पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं भैया। शेरशाह सूरी के अधीन पटना के ऐतिहासिक महत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? शेरशाह सूरी के अधीन पटना के ऐतिहासिक महत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आप लोग को विचार करना है। देखिए तो कथन एक में आपका है शेरशाह सूरी ने वर्ष 1541 में प्रांतीय राजधानी को बिहार शरीफ के से पटना स्थानांतरित किया था, जो कि बिल्कुल सही है। दो में आपका है उन्होंने गंगा तट पर स्थित पटना के सामरिक
महत्ता को पहचानते हुए वहाँ एक नए किले का निर्माण कराया है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 की ओर। वन लाइनर क्वेश्चन पे हम उतना ध्यान नहीं देते हैं भैया। बिहार के निम्नलिखित कृषि जलवायु क्षेत्रों में से किन जिलों में की संख्या सबसे कम है? अब वन लाइनर क्वेश्चन पे आप अपना ध्यान दीजिएगा, तो बताइए कहाँ से निकलेगा। आप लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और छोटा छोटा क्वेश्चन पे अगर आप लोग को याद नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा। बताइए, बिहार के निम्नलिखित कृषि जलवायु क्षेत्रों में से किसमें जिलों की संख्या सबसे कम है? सबसे कम आपका क्षेत्र 3 का ए में है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 की ओर। बताइए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक फसल संघनता दर्ज की गई? तो आपका सुपौल में किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो एक क्षेत्र के रूप में मगध का प्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में प्राप्त है? किस प्राचीन ग्रंथ में समाज है? तो आपका आयुर्वेद अर्थववेद में आपका प्राप्त है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है, प्रश्न नंबर 36 की ओर। वन लाइनर क्वेश्चन में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं भैया, इतना चीज़ ध्यान रखिएगा। वर्तमान में बिहार का विधानसभा का कौन सा कार्यकाल है? तो बिहार में वर्तमान में बिहार की विधानसभा का कौन सा कार्यकाल है? तो ये जो है आपका 18वां कार्यकाल है। तो भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये आपका 1976 में किया गया था, ध्यान में रखिएगा। भीम बांध अभ्यारण्य की स्थापना आपका 1976 में किया गया था। बिहार का राज्य गीत कौन सा है? तो बिहार का राज्य गीत आपका मेरे भारत कंठहार है, ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा एक सेकंड रुकिए, ये गाना हमको सुन लेने दीजिए थोड़ा सा। चलिए 38वां प्रश्न, अभी हम ये गाना सुन लिए भैया, बहुत ही मज़ा आ रहा है। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग जरूर सुनिए जाके, मेरे भारत के कंठहार, ध्यान में रखिए। बिहार का राज्य गीत आपका यही गीत है, ध्यान में रखिएगा। बहुत मज़ा आया सुनने में एकदम। 39वां प्रश्न बताइएगा, बिहार के किस जिले में बेरियम पाया जाता है? बेरिलियम पाया जाता है, बताइए बिहार के किस जिले में बेरिलियम पाया जाता है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आपका गया में पाया जाता है। तो बिहार के सारण जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, इसे क्वेश्चन बताने लायक नहीं है भैया। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम वैश्विक बहुआयामी निर्धारता सूचकांक की गणना में शामिल है? गणना में शामिल है। निम्नलिखित में से आयाम वैश्विक बहुआयामी निर्धारता सूचकांक की गणना में शामिल है। मतलब गणना में आपका शामिल है, देखिए आप एक में शिक्षा शामिल है, ध्यान रखिए शिक्षा आपका शामिल है। उसके बाद आपका स्वास्थ्य शामिल है, उसके बाद आपका जीवन स्तर शामिल है। आय जो है सो आपका ध्यान में रखिएगा। देखिए बहुआयामी निर्धारता सूचकांक में शामिल आपका आय नहीं है, ध्यान में रखिएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर आगे फिर से हार्ड क्वेश्चन 42 नंबर प्रश्न। अभिकथन 1 है, कारण आर है। अभिकथन 1 है, समावेशी समृद्धि गरीबी और समानता को कम करने की योगदान देती है। क्या अभिकथन 1 आपका सही है? तो अभिकथन 1 जो है सो आपका बिल्कुल सत्य है। बताइए, अभिकथन 1 आपका जो है सो बिल्कुल सही है। एक समझिए, अभिकथन 1 आपका बिल्कुल सही। कारण आर में समावेशी समृद्धि मुख्य रूप से ट्रिकल डाउन सिद्धांत पर आधारित है, ये बिल्कुल आपका गलत है। ये सही है, आर गलत है। चलिए बहुत देर के बाद आए, मिलान करने में मज़ा आएगा। ये सूची 1 है, सूची 2 है। मिलान सूची 1 में क्या है? नारा और राजनीति है और युद्ध योजना युग है, ध्यान में रखिएगा। बताइए, गरीबी हटाओ किस योजना युग में दिया गया था? बताइए, गरीबी हटाओ नारा जो है सो आपका किस योजना युग में आपका दिया गया था? तो ये जो है सो आपका देखिएगा, गरीबी हटाओ, एक सेकंड रुकिएगा, बस एक सेकंड का टाइम दीजिए, एक सेकंड। चलिए देखिए, गरीबी हटाओ ये आपका जगह पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना कहाँ है? तो ये आपका देखिए आपका हो जाएगा A2 में हो जाएगा। बताइए, हेरोडोमा राजनीति आपका हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। बताइए, तीव्र औद्योगिकरण एवं भारी उद्योग ये आपका हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कहाँ है? तो ये आपका 4 में है। तीव्र एवं समावेशी आपको जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कहाँ है? तो यहाँ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 44 की ओर। बताइएगा, निम्नलिखित में कौन सा मौद्रिक नीति का गुणात्मक साधन है?
तो निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति एक गुणात्मक साधन है? गुणात्मक साधन आपका कौन सा है? तो गुणात्मक साधन आपका नैतिक पत्यानन है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 45 की ओर। 45 नंबर प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित संस्थानों और उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बताइए इसमें क्या बोल रहा है? नीचे दिए गए कथनों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। निम्नलिखित संस्थानों को उनकी स्थापना कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन सा संस्थान है? इसका स्थापना का कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, ध्यान रखिएगा। देखिए पहला तो आपका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1935 में स्थापित हुआ था। 1934 से लेकर 1935 में इसका स्थापना किया गया था, ध्यान रखिएगा। इसका राष्ट्रीयकृत आपका किया गया था 1949 में। राष्ट्रीयकृत आप लिख देते हैं 1949 में, ध्यान रखिएगा। देखिए उसके बाद आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद आपका होगा भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुआ था। क्या होता? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना आपका कब हुआ था? तो आपका हुआ था वर्ष 1955 में। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के माध्यम में स्थापित हुआ था। कब? 1955 में। 1955 में। उसके बाद आपका हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिए, आरबीआई। देखिए वर्ष 1976 में स्थापित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1976 में के द्वारा शासित हुआ था, ध्यान में रखिएगा। किसके? 1976 में। 1976 में। तो नाबार्ड बैंक का आपका स्थापना कब हुआ था? नाबार्ड बैंक का आपका स्थापना 1982 में हुआ था। 1982, यहाँ लिख देते हैं 1982 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए याद करते जाइएगा भैया। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ते हैं भैया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आदमी जानता है 2-2 हज़ार व्यूज आता है मेरे वीडियो पर, लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करता। भैया 5 को 4 को ऐसा सब्सक्राइबर आता है। बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आप लोग को बताना है। तो देखिए कथन 1 में आपका है कर राजस्व प्राप्तियों का एक हिस्सा है। बताइए क्या कथन सही है? तो कथन 1 आपका जो है बिल्कुल सही है। कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए सरकारी प्राप्तियाँ व्यापक रूप से राजस्व प्राप्तियाँ तथा पूंजीगत प्राप्तियाँ वर्गीकृत किया जाता है। ध्यान रखिए 2 में आपका है उधार को राजस्व प्राप्तियों में शामिल किया जाता है, ये बिल्कुल आपका नहीं किया जाता, ध्यान में रखिएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है प्रश्न नंबर 47 की ओर। मतलब व्यापार अधिशेष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? बताइए व्यापार अधिशेष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो कथन 1 में आपका है व्यापार अधिशेष तब होता है जब निर्यात आयात से अधिक हो जाता है। क्या कथन 1 आपका सही है? तो बिल्कुल आपका कथन 1 सही है। कथन 2 में आपका है व्यापार अधिशेष का अनिवार्य रूप से यह अर्थ है कि भुगतान संतुलन भी अधिदेश होगा में होगा, बिल्कुल आपका गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है प्रश्न नंबर 48 की ओर। विशेष आर्थिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन आपका सही है? विशेष आर्थिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? कथन 1 में सेज इकाइयाँ के विकास परिचालन और रखरखाव हेतु शुल्क मुक्त आयात घरेलू कार्य की सुविधा होती है, जो कि बिल्कुल आपका कथन 1 सही है। 2 में आपका है सेज के भीतर कारखाना स्थापित करने वाली कोई भी कंपनी अपने उत्पादों को स्थानीय घरेलू बाजार में बिना किसी सीमा शुल्क या कर से बेच सकती है, बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान में रखिए। बिल्कुल आपका क्या है? गलत है। इसीलिए इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका, इसलिए केवल 1 सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 49वां प्रश्न। वर्ष 2024-25 में भारत का सकल मूल्य वर्धन में कृषि एक समृद्ध क्षेत्रों का योगदान लगभग कितने प्रतिशत हैं? बताइए। क्वेश्चन ध्यान से फिर से पढ़ते हैं, थोड़ा सा अच्छा से पढ़ते हैं। वर्ष 2024-25 में भारत के सकल मूल्य वर्धन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? तो आप सबको पता भी है लगभग आपका 18% है, ध्यान रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन आपका ज़्यादा देर देखने के लिए नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFS 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? बताइए कौन सा कथन सही है? तो कथन आपका देखिए ए में आपका है
NFSA के अंतर्गत राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजन से परिवार 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की सबसे वरिष्ठ महिला को परिवार के मुखिया माना जाता है, क्योंकि बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी में है NFSA के अंतर्गत आच्छादित अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को रियायत दरों पर प्रति व्यक्ति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त होता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 52 की ओर। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो कथन एक में आपका है भारत की वास्तविक GDP दर 2025 के लिए 7.4 अनुमानित की गई है, जिससे भारत लगातार चौथे वर्ष सबसे अधिक तेजी से बढ़ते क्रम में अर्थव्यवस्था बना है, जो कि बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल कथन एक आपका सही है। कथन दो में आपका है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 से भारत के वर्तमान व्यापक आर्थिक स्थिति के एक दुर्लभ गोल्डीलॉक्स अवधि के रूप में वर्णित करता है, ध्यान में रखिए, बिल्कुल आपका ये भी सही है, ध्यान रखिए। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न नंबर 53 की ओर। बताइए निम्नलिखित में से कौन निर्वात में गमन नहीं कर सकता? निम्नलिखित में से कौन निर्वात में गमन नहीं कर सकता? तो निर्वात में आपका कौन गमन है? तो आपका ध्वनि जो है आपका निर्वात में गमन नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइए निम्नलिखित में से किसे परमाणु का एक अविभाज्य कण रूप में प्रस्तुत करता है? ये निम्नलिखित में से किसने परमाणु को एक अविभाज्य कण के रूप में प्रस्तुत किया है? तो ये आपका जॉन डाल्टन ने किया है, ध्यान में रखिएगा। सब इजी क्वेश्चन पे भी हम लोग को रुकना नहीं है, ध्यान रखिएगा। देखिए ठोसों का तापमान बढ़ाने पर कोनों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? घट जाती है, समान रहती है या फिर बढ़ जाती है? तो ये आपका जो है बढ़ जाती है, ध्यान में रखिएगा। ठोसों का तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत ऊर्जा का उदाहरण है? ध्यान रखिएगा, स्रोत ऊर्जा का उदाहरण जो है सो आपका पवन ऊर्जा है, ध्यान रखिएगा। चलिए 57 नंबर प्रश्न बताइएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकृति में प्रतिचुंबकीय है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकृति में प्रतिचुंबकीय है? तो प्रतिचुंबकीय आपका जो है सो जल है। 58 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा परवल अम्ल का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से कौन सा परवल अम्ल का उदाहरण है? परवल अम्ल का उदाहरण जो है सो आपका ध्यान रखिएगा कौन कौन है? तो आपका एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसके बाद आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये दोनों आपका जो है सो क्या है? परवल अम्ल आपका नहीं है। 2 और 4 आपका परवल अम्ल का उदाहरण नहीं है, ध्यान रखिए। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अभी कथन एक है, कारण आ रहा है। कथन एक में क्या? जलीय सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान क्लोरीन का उत्पादन होता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है या फिर गलत है, बताइए। तो बिल्कुल आपका एक जो है सो ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ध्यान में रखिए भैया। देखिए दोनों पढ़ लिए हैं। इस क्लोरीन गैस का उपयोग बेकिंग पाउडर के निर्यात के लिए किया जाता है, ये भी दोनों कथन आपका बिल्कुल सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या आपका नहीं करता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले हमको आंसर पढ़ा गया था गलती से, ध्यान रखिएगा। 60 नंबर प्रश्न बताइए आयनिक यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? बताइए आयनिक यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? देखिए एक में है ये आमतौर पर प्राकृतिक में भंगुर होते हैं, ये आमतौर पर प्राकृतिक में भंगुर होते हैं, तो ये तो आपको बिल्कुल होते हैं। दो में इनका गलनांक का क्वथनांक उच्च होता है, बिल्कुल आपका दोनों कथन सही है, ध्यान रखिएगा। क्या आयनिक यौगिक के संदर्भ में दोनों कथन आपका सही है, याद कर लीजिएगा। बताइए कौन सा आपका सुमेलित नहीं है? रोग है और उन्मूलन के लक्षित वर्ष हैं, कौन सा आपका सुमेलित नहीं है, बताइए। कि एक में आपका सकल सेल एनीमिया 2047 बिल्कुल आपका सही है। लसीका फाइलेरिया 2030 बिल्कुल गलत है। क्षय रोग 2025 बिल्कुल सही है। मलेरिया 2030 बिल्कुल सही है। इसमें बोला कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सुमेलित नहीं है।
वर्षन नंबर 5 देखिए सूची 1 सूची 2 बताइए मिलान करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए मिलान कीजिए। देखिए विटामिन सी बिना ऑप्शन देखे हुए आप लोग को बताना है। बताइए विटामिन सी किसके कारण होता है, तो ये आपका स्कर्वी से होता था। कि विटामिन डी आपका हो जाएगा रिकेट से, ध्यान में रखिएगा। बताइए विटामिन B7 ये आपका हो जाएगा बाल का झड़ना, विटामिन B7 की कमी से आपका बाल झड़ता है, ध्यान में रखिएगा। विटामिन B5 ये आपका हो जाएगा प्लेग्रा, ध्यान में रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल राइट। उसको ये क्वेश्चन को याद करना बहुत जरूरी है भैया, इतना चीज़ ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किन और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए आप लोग को, हमको पता है लास्ट तक देख रहे हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। बताइए निम्नलिखित में से किन फलीदार पौधों का राइजोबियम के साथ सहजीवी संबंध होता है। बताइए निम्नलिखित में से किन फलीदार पौधों का राइजोबियम के साथ सहजीवी संबंध होता है। तो सहजीवी संबंध आपका किसके साथ में होता है, सहजीवी संबंध आपका अस्वेनिया के साथ में होता है, अल्फाफा के साथ में होता है, कमल के साथ में होता है और आपका मटर के साथ में होता है। ध्यान रखिए निम्नलिखित फलीदार पौधों का राइजोबियम के साथ सहजीवी संबंध होता है, तो चारों के साथ आपका सहजीवी संबंध होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 64 की ओर। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मृदा से पौधों की जड़ों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मृदा से पौधों की जड़ों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार हैं। तो बताइए कौन जिम्मेदार है, तो जिम्मेदार आपका परासरण है, ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा फास्ट निकलेंगे भैया इधर से। बताइए 65 नंबर प्रश्न को आप लोगों को खुद सॉल्व करना पड़ेगा, फिजिक्स है ये हमसे नहीं हो पाएगा, ध्यान में रखिएगा। झूठ बोलने की इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। 66 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य की सबसे बाहरी परत है। बताइए सूर्य की सबसे बाहरी परत कौन सा है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है भैया, तक कोरोना है। देखिए क्रिकेटरों द्वारा गेंद पकड़ने के बाद अपना हाथ पीछे की ओर घुमाना किसका उदाहरण है। बहुत इजी क्वेश्चन भी, कल भी हम लोग इसे सेट देंगे, जब भी इसका फिजिक्स से आता तो ये क्वेश्चन आप लोग को जरूर पूछ लेगा। तो न्यूटन का आपको द्वितीय नियम है, ध्यान में रखिएगा। क्रिकेटरों द्वारा गेंद पकड़ने के बाद अपने हाथ पीछे की ओर घुमाना किसका उदाहरण है, तो न्यूटन का द्वितीय नियम है, ध्यान में रखिएगा। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। जल की अस्थायी कठोरता को किसे दूर किया जाता है, तो ये जो है सबका वॉशिंग सोडा को आपको दूर किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। 17वां प्रश्न विद्युत बल्ब निम्नलिखित में से गैस से भरा होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस से भरा होता है, कौन सा आपका निष्क्रिय आर्गन और नाइट्रोजन से आपका गैस से भरा होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बहुत देखिए वन लाइनर क्वेश्चन पे भी आप लोग को ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। वन लाइनर क्वेश्चन आप बीपीएससी की तैयारी करें तो एक बार देखिएगा तो समझ जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की एकमात्र ग्रंथि है जो अंतस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों का कार्य करती है। दोनों का कार्य तो एक ही को करते हैं, तो अग्नाशय करते हैं। 72वां प्रश्न धमनिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। धमनिया के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है, ध्यान रखिए। तो कथन 1 में आपका धमनिया हृदय से शरीर भिन्न अंगों तक रक्त का परिवहन करती है, बिल्कुल सही है। 2 में है फुफ्फुसीय धमनी को छोड़कर सभी धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन करती है, ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसके बारे में, धमनिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो धमनिया के संदर्भ में दोनों कथन आपका सही, आप लोग याद कर लीजिए। बताइए कितना इजी क्वेश्चन, आप बोलिएगा इसका सोल्यूशन दीजिए तो कितना नाइंसाफ़ी हो जाएगा आप लोग के साथ में, बताइए तो जरा सा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो विटामिन बी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग का कारण प्रोटोजोआ होता है, तो प्रोटोजोआ आपका कालाजार के कारण होता है। अरे रे रे रे, डायरिया के कारण होता है, कालाजार के कारण होता है और आपका मलेरिया के कारण होता है, गोनोरिया के कारण आपका नहीं होता। ध्यान रखें निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ होता है, कौन सा रोग के कारण प्रोटोजोआ होता है, डायरिया के कारण होता है, कालाजार का तो मलेरिया के कारण होता है, ध्यान में रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 75वां प्रश्न बताइए, विडल परीक्षण का उपयोग करके निम्नलिखित में से किस रोग का निदान किया जाता है, तो निदान जो है सो आपका बताइए, इसका सही उत्तर बताइए। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।